हृदय को खुद तय करना था। ये सब सोचते हुए बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के बीच हृदय चलता चला जा रहा था कि अचानक कोई आवाज हुई, जैसे किसी शेर ने दहाड़ा हो। हृदय रुक गया, आंखें बंद करके आवाज की तरफ ध्यान लगाया। आवाज फिर हुई, हृदय के ठीक पीछे। कोई खूंखार जानवर लगता है। तीसरी बार आवाज आई और पीछे से नुकीले दांतों वाले एक एंशिएंट शेर ने हृदय के ऊपर छलांग मार दी। हृदय फुर्ती से परे हो गया और उसने एक पोजीशन ले ली। तभी दाईं ओर, बाईं ओर और सामने से 3 और शेर आ गए। हृदय की हालत खराब हो गई, लेकिन उसे अपने लॉकेट की गर्मी के साथ ताकत भी मिल रही थी। लॉकेट लाल होकर चमक रहा था। सामने वाले शेर ने हृदय के ऊपर दहाड़ते हुए छलांग लगाई और हृदय पीछे की ओर झुक गया। पीछे मुड़कर उसने शेर को एक जोर की किक मारी। शेर बहुत दूर जाकर गिरा। फिर बाकी बचे शेरों में से 2 ने एक साथ हमला किया। एक का पंजा हृदय के गले पर लगा और खून की एक धार लॉकेट तक बह गई। लॉकेट ने सारा खून सोख लिया और हृदय को लगा जैसे उसके हाथों में 10 हाथियों की ताकत आ गई है। उसने दोनों शेरों के जबड़े पकड़े और एक ही झटके में उन्हें अलग कर दिया। शेर छटपटा के मर गए। बचे हुए शेर ने खून भरी आंखों से उसकी ओर देखा और उसके ऊपर इतनी फुर्ती से कूदा कि हृदय को कुछ समझ ही नहीं आया। शेर ने उसको जमीन पर दबा दिया था। नीचे बर्फ की बेजोड़ ठंडक, ऊपर खूंखार शेर और उसके बदन में दौड़ती गर्मी, सब हृदय के लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे। शेर अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ने ही वाला था कि उसने अपने पैर शेर की पेट पर रखे और उसे हवा में उछाल दिया। शेर धम से नीचे गिरा। फिर सारे शेर राख की तरह हवा में उड़ गए। कोहरा एकदम साफ हो गया और बर्फीली हवाएं चलना बंद हो गईं। कोहरा एकदम साफ हो गया था और बर्फीली हवाएं भी चलना बंद हो गई थीं। आगे का रास्ता हृदय को साफ नजर आ रहा था, लेकिन आगे चलने के बाद उसे 2 मोड़ दिखे। दोनों एक जैसे थे। दोनों के आखिरी छोर पर दूर एक गुफा दिख रही थी, लेकिन उसे किसी एक रास्ते पर ही जाना था। गलत रास्ता चुन ले तो शायद उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाए। हृदय को याद आया, उसके जैसे दिखने वाले उस आदमी ने कहा था कि लॉकेट की सुनना, लेकिन इस समय लॉकेट सामान्य तौर पर गर्म ही था। लॉकेट की सुनने के लिए भी दोनों रास्तों में से एक पर जाना ही था। हृदय ने बायां रास्ता चुन लिया। उसने ये रास्ता इसलिए भी चुना क्योंकि दोनों रास्तों को गौर से देखने पर दायां रास्ता सुंदर और हरा भरा था, लेकिन बायां रास्ता वीरान मकड़ी के जालों से पटा और अंधेरे में डूबा था। हृदय को लगा था कि इतनी असामान्य जड़ी बूटी इतने आसान रास्ते पर नहीं मिलेगी। तभी उसने कठिनाइयों वाला रास्ता चुना। अब उसके हर एक कदम के साथ लॉकेट की गर्मी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुड़कर दूसरे रास्ते की ओर देखा तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उस रास्ते पर एक बड़ा सा सांप बैठा था जो आग उगल रहा था। इससे कैसे लड़ता वो? खैर, थोड़ी ही देर में गुफा आ गई। लॉकेट इतना गर्म हो गया था कि उसने उसे निकालकर हाथ में ले लिया। वो एक सितारे की तरह चमक रहा था। यहां उसे वो सारी बातें याद आ रही थी जो उसने अब तक झेली थी। रिश्तेदारों के ताने, गरीबी में जीने का दर्द, बचपन से ही पिता के ना होने की मुश्किल, माँ का संघर्ष और अब उनकी बीमारी। गुफा के अंदर या तो कोई रास्ता निकलेगा इस सब का या कोई खतरा। जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ा। गुफा ठीक वैसी ही थी जैसे उसने देखा था। लटके चमगादड़, सरकते सांप और खून के तालाब, अंधेरा और अजीब सी गंध। उस गुफा से अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थी। चारों तरफ अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां थी। उनको देखकर हृदय को उनके बारे में पता चल रहा था, लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रहा था उनको। गुफा के थोड़ा भीतर उसने ध्यान से देखा तो कोई आदमी इधर पीठ किए एक पत्थर पर ध्यान की मुद्रा में बैठा था। कमर तक लटके लंबे उजड़े घुंघराले से बाल, पतला सा बदन, केवल एक लंगोट पहने हुए था। लग रहा था जैसे सालों से खाना न खाया हो। उसके बदन का रंग इतना मटमैला था जैसे सदियों से पानी न छुआ हो। हेलो,
हृदय ने पुकारा। बड़ी देर लगा दी बेटा तुमने तो। ये कहकर आदमी हंसा। कौन है आप? हृदय एकदम सावधान हो गया। अरे फिर वही सवाल, पूछो कि तुम कौन हो। मैंने तो अपनी पहचान के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, पर क्या तुम ऐसा कर पाओगे बेटा? बेटा बोलना बंद कीजिए मुझे, मैं आपका बेटा नहीं हूं। बस इतना बताइए कि कौन है आप और मैं यहां पर क्यों आया हूं। हृदय को डर लगने के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। हाँ, ये बढ़िया सवाल किया तुमने। तुम यहां क्यों आए हो? चलो बताते हैं। ऐसा कहकर वो आदमी उठा और हवा में एक हाथ ऊपर किया। इसी के साथ हृदय के गले का लॉकेट उसके गले से निकलकर उस आदमी के हाथ में पहुंच गया। घबराकर हृदय ने 2 कदम पीछे ले लिए। उससे कुछ बोला न गया। इस लॉकेट में मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें वो आयुर्वेदिक शक्तियां हैं जो किसी इंसान को सुपर ह्यूमन बना दें। इलाज की शक्ति, विनाश की काबिलियत, कल्पना करने की अबाध क्षमता और इंसान की नसों तक में देख सकने की योग्यता, सब इस छोटे से लॉकेट में है। इसलिए तुम उस एक्सीडेंट से बच गए, इसलिए तुम उन शेरों से लड़ पाए, और इसीलिए ही तुम्हें ये जड़ी बूटियां जानी पहचानी लग रही हैं। ये लॉकेट तुम्हारा साथी है अब, जो कभी मेरा था। आते हुए मैंने शारदा को ये लॉकेट दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हें ये दे दे, यानी जब तुम योग्य हो जाओ तो दे दे। लेकिन उसने शायद इसकी कीमत नहीं जानी और मेरी आखिरी निशानी मानकर तुम्हें ये दे दिया। अब जब दे ही दिया है तो तुम्हें इसकी परख पर खरा उतरना होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या तुम इसकी शक्तियों को संभाल पाओगे? इतना कहकर वो आदमी मुड़ा। उसकी लंबी दाढ़ी के पीछे हृदय को अपना चेहरा और अपनी ही आंखें दिखी। उसे देखकर हृदय की आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा? घर से सैकड़ों मील दूर हिमालय की किसी अंधेरी गुफा में हृदय चकित खड़ा था। दीवार पर सांप चल रहे थे, छत पर चमगादड़ लटके थे, जमीन पर कितने ही गड्ढे थे जिनमें खून भरा था, आसपास अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां, और सामने खड़े थे उसके पिता, वही पिता जिनके बारे में हृदय को उसकी मां ने बताया था कि वो मर चुके हैं। वही पिता जो हृदय और उसकी मां को छोड़कर यहां इस गुफा तक आए थे अपना सपना पूरा करने के लिए, बगैर किसी औजार के, बगैर किसी संसाधन के, केवल जड़ी बूटियों के माध्यम से किसी भी बीमारी का इलाज करने की काबिलियत पाने का सपना लेकर। हृदय के मर चुके पिता अपने मरे हुए सपने के साथ हाड़ मांस में जिंदा उसके सामने खड़े थे। पहले तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया, एक टक उनको देखता रहा। फिर उसने पूछा, पर आप तो मर गए थे। उसके पिता हंसे, फिर फिल्मी अंदाज में बाहें फैलाकर बोले, डॉक्टर अमर को मार दे, ऐसी कोई बीमारी बनी ही नहीं आज तक बेटा। फिर वो अपने बेटे की आंखों में देखकर बोले, लेकिन सवाल यहां मेरे मरने जीने का नहीं, तुम्हारा है। अगर आप जिंदा थे तो मां को और मुझे देखने क्यों नहीं आए? पता भी है आपको कितनी मुश्किल भरी जिंदगी जी है हमने। हृदय थोड़ा गुस्से में था। मैं फिर वही कहूंगा, सवाल मेरा नहीं तुम्हारा है। लेकिन आप हमें छोड़ कैसे सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है हम। सवाल तुम्हारा है बेटा। मां मरने वाली है पापा। आपकी पत्नी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और आप यहां हैं। सवाल शारदा का भी नहीं है, तुम्हारा है। क्या सवाल लगा रखा है आपने? कैसा सवाल? कौन सा सवाल? उधर मेरी मां मौत के कगार पर है और आपको सवाल जवाब खेलना है। किस सवाल की बात कर रहे हैं आप? हृदय गुस्से से कांप रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? हृदय को तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा। उसके पिता ने फिर पूछा, क्यों आए हो तुम यहां पर? बताओ। मां का इलाज खोजने। हृदय हकलाकर बोला, कैसे पता लगा तुमको यहां आना है? हृदय ने अपने पिता के हाथ में लटके लॉकेट की ओर इशारा किया।
उस लॉकेट से पता चला। कैसे? मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, भयंकर एक्सीडेंट। उस लॉकेट ने मुझे बचाया। फिर मुझे कोई सपने जैसी चीज आई, उसमें मैंने किसी को देखा जो मेरे जैसा दिखता था। मैंने, यानी उस इंसान ने मुझे बताया कि मुझे यहां आना चाहिए। तो वो तुम नहीं थे। फिर कौन था? मैं था। यह सुनकर हृदय की आंखें फटी की फटी रह गईं। आप? लेकिन आप तो... हाँ, मालूम है, अभी वैसा नहीं दिखता, लेकिन शेव कर लूं, नहा लूं तो तुमसे ज्यादा स्मार्ट लगूंगा। डॉक्टर अमर ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। हृदय अभी भी कंफ्यूज्ड खड़ा था। उसके पिता बोले, वो सब छोड़ो, बताओ कैसे करोगे इलाज अपनी मां का? मुझे क्या पता, आप यहां तक लाए हैं तो आप ही बताइए। सही बात है। यह कहकर उन्होंने लॉकेट हृदय की तरफ उछाला और कहा, पकड़े रहो, पहनना मत अभी। हृदय ने लॉकेट को कैच किया और खड़ा रहा। यह लॉकेट मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैंने इसमें... इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, हृदय ने बीच में टोक दिया। हाँ, मालूम है। ये लॉकेट आपका है और आपने इसमें चमत्कारिक शक्तियां डाली हैं और आपने मां से कहा था कि मुझे दे दें जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन उन्होंने पहले ही दे दिया। मालूम है सब, आप बता चुके हैं। आगे बताइए, करना क्या है इसका? वही बता रहा हूं, धैर्य नाम की चीज नहीं है आज की पीढ़ी में। अपना हाथ आगे करो। हृदय ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे किया। अब देखो क्या दिख रहा है? हृदय ने मुंह बनाकर उनकी तरफ देखा और कहा, हाथ, और क्या? अरे रे, तुम सच में मेरे ही बेटे हो। अरे ध्यान लगाओ, हाई स्कूल की बायोलॉजी में एनाटॉमी की क्लास ली थी ना? स्किन, वेन्स, मसल, बोन्स, सब याद है? हाँ। हृदय सर खुजाने लगा। वो सब देखने की कोशिश करो। लेकिन कैसे? मैं नंगी आंखों से कैसे देखूंगा वो सब? हृदय फिर कंफ्यूज था। कोशिश करो, ध्यान लगाओ। हृदय ने जोर लगा के अपने हाथ की तरफ देखा, फिर आंखें लगभग पूरी बंद करके देखा। उसे कुछ भी नहीं दिखा। मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी। उसके पिता ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर थोड़ी देर और सोचा, तब बोले, वो सांप देख रहे हो उधर? हृदय ने उधर देखा। काले रंग का एक सांप जिसकी स्किन चमक रही थी, धीरे धीरे दीवार पर रेंग रहा था। हाँ। कौन सा सांप है? ब्लैक मांबा। हृदय ने झट से पहचान लिया। अरे वाह, लॉकेट काम कर रहा है लगता है। कैसे तुरंत पहचान लिया तुमने? नहीं, वो नेट जियो पर एक शो देखा था, उसमें था ये सांप। हद तेरी की। ठीक है, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। ये सुनकर डर के मारे हृदय का गला सूख गया। मैं कैसे? काट लेगा तो मर जाऊंगा। ब्लैक मांबा का जहर पता है कितना खतरनाक होता है? घंटे भर में आदमी मर जाएगा उससे। अब तुम अपने बाप को सिखाओगे? जाओ पकड़ कर लाओ। हृदय के पास और कोई चारा नहीं बचा था। वो डरते डरते आगे बढ़ा। थूक निगलते हुए उसने हाथ आगे किया। धीरे धीरे सांप की तरफ हाथ को आगे बढ़ाया। पलक झपकते ही सांप झट से मुड़ा और उसने अपने तेज दांत हृदय के हाथ में गाड़ दिए। हृदय की चीख निकल गई। डर के मारे वो जोर से रोने लगा। वो अपना हाथ पकड़कर अपने पिता को दिखाने लगा। देखिए, कहा था ना काट लेगा। आपने जानबूझकर भेजा था मुझे उसके पास। अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। हृदय की सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसके पिता ने एक गहरी सांस ली और बोले, अब देखो। अरे क्या देखूं? अब क्या देखने को बाकी है? अपना हाथ देखो। आपकी तो नौटंकी ही खत्म नहीं हो रही, या मेरी जान जाने वाली है और आपको ये सब सूझ रहा है। बस अपना हाथ देखो, ऐसे देखो जैसे केवल देखने भर से ही ठीक हो जाओगे। हृदय ने पहले गुस्से में अपने पिता को देखा, फिर अपने हाथ की ओर नजरें फेरी। उसके हाथ की एक एक नस
एक एक मांसपेशियां उसे साफ साफ दिखने लगी। अपने हाथ की हड्डी भी वो देख पा रहा था। वो ये भी देख पा रहा था कि कैसे सांप का जहर उसके खून के रास्ते उसके दिल तक पहुंच रहा है और जगह जगह थक्के जमा हो रहे हैं। अपने दिल को तेज तेज धड़कते भी वो देख पा रहा था। उसे ये भी दिखने लगा कि कितनी देर में वो मर जाएगा। उसे पता चल रहा था कि उसका हाथ कुछ ही देर में काम करना बंद कर देगा और उसे लकवा मार जाएगा। जहर ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू किया और हृदयम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके हाथ में पड़ा लॉकेट जलने लगा, चमकने लगा। उसने लॉकेट की तरफ देखा, फिर अपने पिता की ओर। पहन लो उसे, उसके पिता आराम से बोले। हृदयम ने तुरंत लॉकेट पहना और हाथ की तरफ देखा। जहर सांप के काटे हुए निशान पर लौटने लगा। थक्के कम होना शुरू हुए, खून का बहाव कम होने लगा, दिल की धड़कनें भी धीमी होनी शुरू हुई। जहर एक जगह इकट्ठा होकर उड़ गया और हृदयम एकदम ठीक हो गया। इसके साथ ही जलता चमकता हुआ लॉकेट अब सामान्य हो गया। हृदयम ने लॉकेट की शक्ति पहली बार देखी थी, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब अपने आप को ठीक होते उसने नहीं देखा था। वरना वो देख पाता कि कैसे उसकी टूटी हड्डियां जुड़ी, फिर कटे छिले निशान भरना शुरू हुए और बहा हुआ खून अपने आप वापस बन गया। पर अभी उसने उस लॉकेट की इलाज की शक्ति साफ साफ देखी। उसने नजरें उठाकर अपने पिता की ओर देखा। वो जरा पास आ गए थे, फिर लॉकेट की ओर इशारा करके बोले, इस लॉकेट में केवल इलाज की शक्ति ही नहीं, बल्कि मर्ज पहचानने की अनूठी दृष्टि भी है। ये तुमको इंसानी शरीर में ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा जो हाईटेक मशीनें भी ना दिखा पाए। कोई दवाई किसी अंग पर काम कर रही है या नहीं, वो भी इस लॉकेट की वजह से तुमको दिखेगा। शरीर के किस हिस्से में क्या दिक्कत है, ये लॉकेट तुम्हें सब दिखाएगा। उस दिक्कत के लिए क्या करना है, वो जड़ी बूटी का अंदाजा भी तुम्हें हो जाएगा। जैसे अभी जड़ी बूटियों की ओर देखो और बताओ इनमें से कौन सी जड़ी बूटी तुम अपने कटे हिस्से पर लगाते तो सही हो जाते। हृदयम ने जड़ी बूटियों की ओर एक निगाह डाली और बोला, सर्पगंधा। हाँ, ये तुम नहीं जानते, ये लॉकेट जानता है। तुम अब सर्पगंधा पहचान भी सकते हो और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये लॉकेट तुम्हें गाइड करेगा, पर जो भी करना है, करना खुद तुमको ही है। हृदयम चुपचाप खड़ा था। इतना सब समझ सकने के लिए अभी उसे वक्त लगने वाला था, बहुत वक्त। और ये बात उसके पिता को भी मालूम थी। उनको मालूम था कि ये लॉकेट अपने आप काम नहीं करता, बल्कि उसके लिए आपके मन में लगन और जज्बा दोनों होने चाहिए। उनके बेटे के पास काबिलियत थी, लेकिन उसे पहचान पाने में अभी वो सक्षम नहीं था। वो जिंदगी भर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागा है, क्योंकि उसकी मां ने कभी उसे महसूस ही नहीं होने दिया कि वो किसी मुश्किल स्थिति में है। उसके अंदर लगन और जज्बा दोनों ही कहीं छुपे बैठे हैं। वो ये भी जानते हैं कि जब हृदयम वापस जाएगा तो अपनी मां का इलाज वैसे ही कर पाएगा, जैसे उसने सांप के काटने पर अपने हाथ को अंदर तक देख लिया था। जब इंसान के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता, तो वो सारे काम कर लेता है जिनसे उसे डर लगता है या जिनको करने के बारे में उसने कभी सोचा नहीं होता है। मां को बचाने के लिए हृदयम यहां तक चला आया, बगैर कुछ सोचे मुश्किलों से लड़ा। यानी उनको बचाने के लिए वो कुछ भी कर लेगा, किसी भी हद तक जाएगा।
उनको बचा भी लेगा। लेकिन उसके बाद क्या? क्या वो इस लॉकेट की कीमत जान पाएगा? क्या उसका ये छोटा सा लक्ष्य पूरा होने के बाद उसे समझ आएगा कि इस लॉकेट की कीमत क्या है और इससे क्या क्या हासिल किया जा सकता है? इसी बात की चिंता उनको थी और अपने बेटे को यह बताना, उसके अंदर लगन और जज्बा उपजाने का जिम्मा भी उन्हीं पर था। यह भी उन्हीं को करना था। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम इस लॉकेट की कीमत जानते हो बेटा? अभी अभी ठीक हुए अपने हाथ की तरफ देखकर हृदयम उत्साह से बोला, अरे हाँ पापा, बिल्कुल जानता हूं। क्या कमाल का लॉकेट है। पहले इसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, फिर इसने ब्लैक मांबा का कांटा ठीक किया। मेरी तो मौज ही हो गई। अब तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अब जो कोई भी मुझे परेशान करेगा उसका तो मुंह तोड़ दूंगा मैं, और वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये कहते हुए हृदयम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। और बस इसी का डर था डॉक्टर अमर को। ये इस लॉकेट का लक्ष्य नहीं है बेटा। उदास स्वर में वो बोले, हां जानता हूं, मां को बचाना इस लॉकेट का लक्ष्य है। नहीं, वो भी नहीं है। वो तो तब भी बच जाएगी जब उसके गले में तुम ये लॉकेट डाल दोगे। लेकिन इस लॉकेट का असली इस्तेमाल वो खुद नहीं कर पाएगी, तुमको ही करना होगा। तुम्हें वो करना होगा जो मैं खुद कभी नहीं कर पाया। गंभीर स्वर में उसके पिता बोले, आप क्या करना चाहते थे? इंसानियत के लिए बहुत कुछ करना था मुझे। जब किसी को भी बीमारी से परेशान देखता था तो मेरा दिल बैठ जाता था, और ये लॉकेट उन परेशानियों को दूर करने के लिए ही था। अच्छा, तभी आपने ये लॉकेट बनाया, अब समझा, हृदयम ने जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर बोला, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ आता भी नहीं। सीख जाओगे। तुमने जड़ी बूटियां पहचाननी सीख ली है, तुम धीरे धीरे उनका इस्तेमाल भी सीख जाओगे। और इस लॉकेट की एक बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगी। उसका इस्तेमाल जब तक बहुत जरूरी ना हो मत करना। और अगर मैं फेल हो गया तो? वैसे भी लोगों के लिए जिंदगी भर एक फेलियर ही तो रहा हूं। प्रैक्टिस से सब हासिल हो सकता है। अब जाओ, अपनी मां को बचाओ। फिर सोचना कि कौन हो तुम और क्या कर सकते हो। याद है ना, सवाल मेरा या तुम्हारी मां का नहीं, तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। हृदयम को अपनी मां का ख्याल आया और वो थोड़ा उदास हो गया। फिर बोला, मैं मां को ठीक करके रहूंगा। ये देखकर उसके पिता मुस्कुराए और बोले, गुड, वेरी गुड। फिर थोड़ा रुककर बोले, और हां बेटा, ये लॉकेट मेरा नहीं, ना ही मैंने इसे बनाया है। यह सुनकर हृदयम के माथे की लकीरें बिगड़ गईं। वो फिर कंफ्यूज हो गया, क्या मतलब? और तभी देखते ही देखते उसके पिता राख की तरह हवा में उड़ गए। गुफा में बाहर की रोशनी आने लगी। सांप, चमगादड़, गड्ढे सब जड़ी बूटियों में बदल गए। बाहर का रास्ता भी सामान्य हो गया। फिर एक आवाज आई, जैसे कोई आसमान से भविष्यवाणी कर रहा हो, मैं ही ये लॉकेट हूं, मैं खुद। इस लॉकेट के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। अब जाओ, अपनी मां को बचाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। उनको मेरा प्यार देना बेटे। हृदयम ने एक ठंडी आह भरी। उसका सर जमीन की तरफ झुक गया और वो धीरे से बोला, यानी आप सचमुच मर चुके हैं? कुछ समय बाद हिमालय से कुछ अच्छी बुरी यादें लिए उदास मन से हृदयम जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने उसकी मां को मृत घोषित कर दिया था। सारे डॉक्टर्स और नर्स जो उनके इलाज में लगे हुए थे अभी उनके पोस्टमार्टम की तैयारी में लगे थे। मां के शरीर से जुड़ी सारी मशीनों की बीप की एक भयंकर पतली आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और मां का शरीर शांत पड़ा था। कोई नर्स उधर भागकर कोई सामान ले आती थी, तो कोई डॉक्टर किसी तरह की दवाई तैयार कर रहा था, तो कोई नर्स बाहर भागकर किसी को फोन करती। अफरा तफरी मची हुई थी। प्रकृति वहीं खड़े खड़े ये सब देखकर रो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और करे तो क्या करे। आखिर ना तो वो हृदयम की मां को जानती थी
न हृदयम को ही, न उसके पास हृदयम का नंबर ही था जो उसे फोन कर बुलाती। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक हाथ में एक बैग लिए हृदयम उसके बगल से गुजरा और धड़धड़ाते हुए उस कमरे में घुस गया जहां उसकी मां का इलाज चल रहा था। दरवाजा खुलता देख सारे डॉक्टर और नर्स उधर मुड़े और सब उसे रोकने लगे। ए लड़के, कहां घुसे चले आ रहे हो? देख नहीं रहे इलाज चल रहा है? नर्स, इसे बाहर निकालो। एक डॉक्टर बोला। एक नर्स अपने हाथ में पकड़ा हुआ सामान मेज पर रख के आगे बढ़ी ही थी कि हृदयम ने उसे रोक दिया और ऊंची आवाज में बोला, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, पहले ही बता रहा हूं। नर्स डर के मारे वहीं रुक गई। सारे डॉक्टर्स भी सहम से गए। फिर हृदयम ने चारों ओर निगाह डाली। एक एक डॉक्टर और नर्स के भीतर तक देखा था। उनका धड़कता दिल, दौड़ता खून और ढेर सारी मांसपेशियां, वो सब उसे किसी रंगीन एक्सरे की तरह दिख रहा था। फिर उसने धीरे से अपनी मां को देखा। वो जानता था कि डॉक्टर्स ने उसकी मां को मरा हुआ मान लिया है और अगर ये सच निकला तो शायद वो ये देख नहीं पा, लेकिन उसे उधर देखना तो था ही। उसने देखा कि शरीर का सारा खून मानो पानी हो गया हो और जगह जगह उसके थक्के बन गए थे। उनका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था और किसी भी अंग में किसी तरह की जान नहीं दिख रही थी। कैंसर पूरे शरीर में ऐसे फैल गया था कि उसे अब निकाल पाना मुश्किल था। यानी मां भी जिंदा है। हृदयम की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर उसने ध्यान दिया कि डॉक्टर्स उन्हें वहां से ले जाने की तैयारी में हैं। और बस वो वहां खड़े डॉक्टरों पर बरस पड़ा। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? किसने बना दिया तुम लोगों को डॉक्टर? इस वक्त उनके शरीर को जगे रहने की जरूरत है ताकि उनका शरीर इस बीमारी से खुद लड़ सके, और तुम लोग ये मशीन निकाल रहे हो। तुम लोगों से इलाज नहीं हो सकता तो फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों खोल रखा है? इस तरह तुम लोग इंसान की जिंदगी से खेलते हो और अपने आप को डॉक्टर कहते हो। फिर उसने अपने बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और लगभग आदेश दिया, हट जाओ सामने से। एक डॉक्टर ने उसके सीने पर हाथ रख के उसे रोक दिया और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, What do you think you are doing? हृदयम गुस्से में था। वो बोला, मैं अपनी मां का इलाज करने जा रहा हूं। तुमको कोई दिक्कत? कैसे इलाज करने जा रहे हो? इन जड़ी बूटियों से? अरे मर चुकी हैं वो, कोई काम नहीं आएंगी ये जड़ी बूटियां। और बेटा, ये एक हॉस्पिटल है, कोई झाड़ फूक केंद्र नहीं। पेशेंट जब तक यहां इस हॉस्पिटल में है तब तक हमारी जिम्मेदारी है। घर ले जाकर जो मर्जी करना इनके साथ, झाड़ फूक पूजा पाठ जो मन में आए, चाहे तो इनकी बलि चढ़ा देना, लेकिन यहां कुछ नहीं। ये बोलते हुए डॉक्टर को अंदाजा हो गया कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन अब तो बोल ही दिया था। अब उसको वापस लेना तो नामुमकिन था। मां जिस टेबल पर लेटी थी उसकी दूसरी साइड वो डॉक्टर खड़ा था जिसे हृदयम ने हिमालय जाने से पहले गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया था। उस घटना को याद करते हुए अपने गले पर उसने हाथ फेरा और जो डॉक्टर हृदयम से बात कर रहा था उससे बोला, सर जाने दीजिए सर, करने दीजिए उसे जो भी ये करना चाहता है। पागल है ये, कुछ भी कर सकता है। इसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा कि कोई भी मर जाए, लेकिन पता नहीं ये चल कैसे रहा है। छोड़ दीजिए इसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बलि चढ़ाने वाली बात बोल दी थी। हृदयम को वो बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। उसके गले में लटका लॉकेट बहुत तेज चमका और हृदयम ने एक थप्पड़ डॉक्टर के गाल और गले पर मारा। डॉक्टर हवा में उड़कर दीवार से जा टकराया और मारे दर्द के कराहने लगा। मां के टेबल के आसपास खड़े डॉक्टर और नर्स ने अपने आप दो दो कदम पीछे ले लिए। गिरे हुए डॉक्टर की तरफ एक नजर डाल के हृदयम ने सबकी तरफ देखा और बोला, किसी ने भी अगर पुलिस को फोन करने की हिम्मत की तो बहुत बुरा हाल कर दूंगा मैं। सारे डॉक्टर और नर्स ने डर के मारे ना में सर हिलाया। हृदयम फिर धीमे कदमों से अपनी मां की ओर बढ़ा। उसने उनके पूरे शरीर को ध्यान से देखा। उनके कैंसर को ठीक से जांच परख के उसने एक जड़ी बूटी निकाली। उसके पत्ते तोड़ तोड़ के मां के सर पर रखे। फिर कुछ जड़ी बूटी को पास में रखे एक बीकर में डालकर उनका पेस्ट बनाया। फिर धीरे धीरे उसे मां के मुंह में डाल दिया। उसके गले का लॉकेट चमकने लगा और उसने उसे पकड़कर धीरे से बुदबुदाकर कहा, पापा
साथ देना। मां का शरीर अचानक छटपटा उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उनको करंट लग रहा हो। ये देखकर सारे डॉक्टर्स डर गए। हृदय की मां का शरीर छटपटा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनको करंट लग रहा हो। ये देखकर सारे डॉक्टर्स डर गए और टेबल के थोड़ा करीब आ गए। तभी उनमें से एक डॉक्टर बोलने लगा, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। पेशेंट इज डेड। वैसे भी सारा ब्लेम हॉस्पिटल पर आएगा। तुम भी हमें ही बोलोगे। अभी भी वक्त है, यहां से चले जाओ और हमें हमारा काम करने दो प्लीज। हमें इनका पोस्टमार्टम करने दो। बस तुम अपना ताम झाम लेकर इस कमरे से निकलो, प्लीज जाओ। तब तक नीचे जमीन पर गिरा हुआ डॉक्टर भी उठकर टेबल तक आ गया और उसने पेशेंट की हालत देखी। फिर हृदय से थोड़ी दूर पर खड़े होकर कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था ये हमें फंसा देगा, लेकिन नहीं, मेरी किसी ने सुनी कहाँ है आज तक। घर पर ना तो बीवी सुनती है और ना यहां तुम लोग। किस बात का सीनियर हूं मैं? सही कह रहे हैं आप सर। वो डॉक्टर जो अभी हृदय को जाने के लिए कह रहा था, टेबल के थोड़ा और नजदीक आ गया और फिर बोलने लगा, ये लड़का गजब बदमाश है, किसी की नहीं सुनता। ऐसा निकम्मा लड़का मैंने तो। वो अभी ये बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उसे कहीं से आकर लगा। सब लोग हृदय की तरफ देखने लगे कि उसी ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया है पक्का। लेकिन वो तो चुपचाप खड़ा अपनी मां की तरफ देख रहा था। तब मां बोली, नालायक डॉक्टर, मेरे बेटे को ऐसा बोलता है कुत्ता। खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ और बोला तो। तभी हृदय फफक कर रो पड़ा। मां, तुम्हें होश आ गया। मां, तुम ठीक हो गई। थैंक यू पापा। ऐसा कहते हुए वो रोते ही जा रहा था। मां का थप्पड़ खाया डॉक्टर संभला और ये देखकर चकित रह गया कि जो औरत अभी मर गई थी वो अब सीधे हाथ चलाने लगी। क्या ही हिंसक परिवार है भाई। सारे डॉक्टर और नर्स भी आश्चर्य में खड़े थे। अभी जिस पेशेंट के लिए वो इतना परेशान थे, इतना डरे हुए थे कि उसके बेटे को क्या जवाब देंगे, वो ना सिर्फ जिंदा थी बल्कि उसने एक डॉक्टर को थप्पड़ भी मार दिया था। कैसे? इस लड़के ने क्या किया? हृदय अपनी मां से लिपट गया और ज्यादा जोर से रोने लगा। उसकी मां उसे शांत कराने में लग गई और ढेर सारे सवाल पूछने लगी, जैसे तू कब लौटा, तूने वहां क्या देखा, तुझे वहां क्या मिला, और अगर मैं इतनी फिट महसूस कर रही हूं तो मैं हॉस्पिटल में क्यों हूं। और सबसे बड़ा सवाल उनका यह था कि कब तक मेरे ऊपर लदा रहेगा। हट, मुझे उठने दे, सांस नहीं आ रही। हृदय हंसते हुए उनसे परे हटा, फिर उनका हाथ पकड़कर नीचे उतारा और बोला, कर चलो, मैं सब बताता हूं मां, क्या क्या हुआ, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मां ने चप्पल पहनी और अपने बेटे के साथ चलने लगी। एक डॉक्टर को देखकर उन्होंने कहा, बेटा खाना खाया करो, कितने दुबले हो। हृदय ने उन्हें कमरे से बाहर किया। तब तक सारे डॉक्टर सन्न खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब इलाज ऐसे ही हो जाना है तो उनकी डिग्री का क्या काम है। फिर उनमें से एक को एहसास हुआ तो वो चिल्लाया, अरे रोको उस लड़के को। सारे बाहर भागे और हृदय को रोक कर कहने लगे, आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले बिल भरिए। और ये आपने क्या किया वो बताएं हमें। हम बगैर चेकअप के पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। आपने पता नहीं कौन सा मंत्र मारा है, अभी आपको रुकना पड़ेगा। हृदय एक साथ इतने सवाल सुनकर परेशान हो गया। वो बोला, अरे किस बात के पैसे? मेरी मां की जान लेने के लिए? मैंने बचाया है अपनी मां को, आप लोग तो उनकी जान ले ही चुके थे, किस बात का बिल भरूं मैं? और हां, मेरी मां एकदम हेल्दी है और आराम से घर जा सकती हैं। आपको कोई चेकअप करने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं इनकी। तभी एक डॉक्टर बोला, हम कैसे मान ले? सोर्स क्या है आपका ये कहने के पीछे? कौन सी मेडिकल डिग्री है आपके पास
कि जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आपने अपनी माँ को हेल्दी कर दिया है? हृदयम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये बात उसको थोड़ी चुप भी गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। बताइए, डॉक्टर अभी भी उससे पूछ रहा था। हृदयम को कुछ समझ नहीं आया तो वो मुड़कर वापस जाने लगा। रोको इन माँ बेटे को, इन्हें बाहर मत जाने देना। हृदयम ने हाथापाई करने का भी जरूरी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो लोग उसकी माँ को लेकर भी जा रहे थे। तभी गेट से प्रकृति अंदर आई। उसके साथ एक अधेड़ उम्र के आदमी भी थे। कोई महंगा सा सूट पहना था उन्होंने और हाव भाव से बहुत संभ्रांत मालूम होते थे। उनको देखते ही सारे डॉक्टर सीधे खड़े हो गए और उन्हें गुड इवनिंग कहने लगे। दोनों गार्ड्स ने भी उन्हें सलाम किया। तब प्रकृति ने उनसे कहा, पापा, ये रहा हृदयम। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अभी ऐसे आपके सामने खड़ा है। प्रकृति के पापा थोड़ा आगे आए और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। हृदयम ने उनसे हाथ मिलाया। वो बोले, सो यंग मैन, मेरी बेटी तो कह रही थी कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था और मैं डर गया कि वो कहीं किसी मुसीबत में ना हो, लेकिन तुम तो ऐसे खड़े हो, हाउ कम? हृदयम पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने बात संभाली। जस्ट अ माइनर क्रैश सर, आपकी बेटी डर गई थी बस, और कुछ नहीं। ओह, साउंड्स गुड। यू सी, उसने अभी अभी गाड़ी चलानी सीखी है, शायद इसीलिए। खैर, फिर उन्होंने चारों तरफ देखा और पूछा, परेशान थे। और आज भी देखो आप। इससे पहले कि हृदयम कुछ और बोलता, एक डॉक्टर आगे आया। पैसे तो देने पड़ेंगे ना इन्हें, दोस्त हैं, जाने दो इन्हें। गार्ड्स ने हृदयम को छोड़ दिया और आगे चले गए। प्रकृति के पापा भी उन दोनों को वहीं अकेला छोड़ के हृदयम की माँ का हालचाल लेने चले गए। हृदयम ने प्रकृति से कहा, थैंक्स। कौन है तुम्हारे पापा यार? उनका इतना रौब है। अरे इट्स नथिंग, प्रकृति बोली। फिर उसने आगे कहा, ये हॉस्पिटल उन्हीं का है। और तुमने प्रकृति मेडिकल कॉलेज का नाम सुना है? सुना ही होगा, उसके प्रिंसिपल हैं पापा। दैट्स व्हाई ये सब, यू नो। ओह अच्छा। हृदयम के दिमाग में एक आइडिया आ गया, पर उसने कुछ और बोला। सो तुम्हारे पापा ने तो कह दिया हम दोस्त हैं, तो फिर हम भी मान लें अब, फ्रेंड्स? प्रकृति ने हृदयम के बढ़े हुए हाथ से हाथ मिलाया और बोली, फ्रेंड्स, कल सीपी में मिलें, वहां एक अच्छा रेस्टोरेंट है। श्योर। हृदयम ने हामी भरी और सोचा कि वो वहीं पर प्रकृति से वो बात भी कर लेगा जिसकी उसे इस समय बहुत जरूरत थी। चलो अच्छा है। अगले दिन सीपी के आउटर सर्कल पर हृदयम हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। प्रकृति अभी नहीं आई थी। मिलने का समय दोनों ने शाम के 6 बजे तय किया था और अभी 6:45 हो रहे थे। फिर भी प्रकृति का कोई अता पता नहीं था। हृदयम थोड़ा चिढ़ रहा था और वापस लौटने का सोच रहा था, लेकिन क्योंकि उसे प्रकृति से बहुत जरूरी बात करनी थी, तो उसने कुछ देर और इंतजार करने का फैसला किया। हालांकि उसे लग रहा था कि ये अमीर घर की लड़की है, उससे क्यों ही मिलेगी। पहली बार मिली भी तो एक्सीडेंट होने पर। एक तो अमीर, उस पर से इतनी सुंदर, तो उस जैसे एवरेज लड़के को क्यों ही भाव देगी। अपने फैसले पर अफसोस कर रही होगी शायद, इसलिए घोस्ट कर रही है। खैर, कौन सा ये नया है, पहले भी तो हुआ ही है। हृदयम ऐसा सोच ही रहा था कि सड़क पर एक गाड़ी ने जोर का ब्रेक लगाया। पीछे के दरवाजे से बड़ी जल्दी में प्रकृति उतरी। हृदयम ने देखा, लाल सलवार सूट में वो कितनी प्यारी लग रही थी। उसने बाल भी खुले रखे थे और दुपट्टा केवल एक ही कंधे पर था। उसने खिड़की से झांककर ड्राइवर को पैसे दिए। तब तक हृदयम चल के उसके थोड़ा नजदीक आ गया था। ड्राइवर गुस्से में था। वो कह रहा था, मैडम, इतनी जल्दी में रहा करो तो खुद गाड़ी चलाकर आया करो। हमें तेज चलाने को बोलोगी, कुछ होगा तो पुलिस हमें पकड़ेगी, आपको थोड़ी। आप तो पैसेंजर हो। बताओ, अगर आज उस रिक्शे वाले को कुछ हो गया होता तो? प्रकृति ने ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाया और बोली, अरे सॉरी भैया, कुछ हुआ तो नहीं ना? कोई वेट कर रहा है मेरा, इसलिए थोड़ा जल्दी करने को बोल दिया। हाँ कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना मैडम, किसी के भी साथ जाना। मेरे साथ तो आप मत ही आना मैडम, कान पकड़ता हूं। ऐसा कहकर ड्राइवर चला गया।
हृदय ने सारी बातें सुन ली थी। उसने पास आकर प्रकृति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाय प्रकृति। अचानक किसी के टच करने पर प्रकृति चौंक गई और उसकी तेज चीख निकल गई, जिसे सुनकर आसपास के लोग मुड़ मुड़ के देखने लगे। यार तुम तो पिटवाओगी, मैं ही हूं, कोई चोर डाकू थोड़ी, हृदय ने झेंपते हुए कहा। इस पर प्रकृति हंसते हुए बोली, आई एम सॉरी यार, मुझे लगा नहीं था कि तुम एकदम ही पीछे होगे। मैंने सोचा कौन खड़ा है मेरे इतने पीछे। फिर बातों ही बातों में दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। प्रकृति ने बात आगे बढ़ाई, ये फूल मेरे लिए हैं या किसी और से मिलने जाना है? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हृदय ने अपने सर पर हाथ मारा और फिर उसे फूल देते हुए बोला, थैंक्स प्रकृति, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता जो तुमने एक अनजान के लिए किया है। अरे नहीं यार, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है और दोस्ती में ये सब मुझे पसंद नहीं। चलो कुछ और बातें करते हैं, प्रकृति ने कहा और फिर पूछा, बहुत देर से वेट कर रहे थे? हाँ, ऑर्डर लिया और खाना लेने चला गया। हृदय और प्रकृति दोनों ही अपने खाने का इंतजार करते हुए बातें कंटिन्यू करने लगे। हृदय ने वाजिब सवाल पूछा, यार तुम्हारा और एक्सीडेंट का क्या कनेक्शन है? आज भी एक्सीडेंट होते होते बचा ना तुम्हारे साथ? प्रकृति ने हंसते हुए कहा, हाँ यार क्या बताऊं, मैं इतनी क्लमजी हूं ना, चलते चलते गिर जाती हूं। आज भी मैं दिन में सो गई थी, फिर अचानक मेरी नींद खुली तो याद आया। उसको मैंने कहा तेज चलाए तो उसने एक रेड लाइट पार कर दी। सामने से रिक्शे वाला आ रहा था। इतने कम मार्जिन से बचे हैं ना हम लोग कि क्या बताऊं। इसी वजह से लेट हो गया। मेरे साथ हमेशा खराब ही होता है, वरना मैं अपनी नींद खराब नहीं करती। इतने में वेटर खाना ले आया, तुम्हें क्या करना पसंद है, वगैरह वगैरह। हृदय को लगा कि उसकी और प्रकृति की दुनिया एकदम अलग है। हृदय के दिमाग में तो बस आज जो बात उसे प्रकृति से कहनी थी वही गूंज रही थी।